तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे विकास का सिद्धांत। उम्मीद है दोस्तों आपने देखा था कि अधिगमकर्ता का विकास के बारे में बताया था। अधिगमकर्ता के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अधिगमकर्ता का विकास कैसे होता है। तो हमने देखा था कि जब बालक का शारीरिक विकास होता है, जब बालक का क्या होता है शारीरिक विकास, तो हमने देखा था 4 प्रकार के विकास के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी मानसिक विकास, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था स्वेगात्मक विकास, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और स्वेगात्मक के बाद हमने देखा था सामाजिक विकास। अब मैं आपको बात करूं, जब बालक का शारीरिक विकास होता है तो वो अभिवृद्धि होती है। क्या होती है? अभिवृद्धि के अंतर्गत आता था, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। लेकिन जैसे ही इन तीनों को इसमें शामिल किया जाता है तो इससे विकास, व्यक्ति का पूर्ण रूप से क्या होता है, विकास होता है। तो इसी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं विकास के सिद्धांत। देखिए विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहाँ तक चलती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से पूर्व, मैंने आपको बताया था कि पूर्व गर्भावस्था से पूर्व की बात करें और कहाँ तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंदर गर्भावस्था से पूर्व ही शुरू हो जाती है और उसकी मृत्यु आजीवन तक चलती है। तो बात करते हैं विकास के सिद्धांत की। और चलिए, वीडियो ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके अंदर काफी सारे टॉपिक मैंने ऐसे कवर किए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे सिद्धांत जो होने वाला है वो होने वाला है विकास के सिद्धांत। तो बात करते हैं विकास के सिद्धांत में। तो सबसे पहले विकास की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि विकास जो है वो आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत हमारे पास जो होने वाला है वो होने वाला है निरंतरता का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था कि विकास कैसे होता है। एक बालक के अंदर जो विकास की बात की जाएगी तो विकास कैसे शुरू होगा? विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाएगा। विकास कहाँ से शुरू होगा? गर्भावस्था से शुरू हो जाएगा और मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलती है। तो यही निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। तो पहला आपका टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ होगा कि सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ा निरंतरता का सिद्धांत। अब बात करते हैं परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत। परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत। सबसे पहले सहसंबंध को समझने से पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि विकास के कितने क्रम थे। तो आपने देखा था कि विकास के यहाँ पे 4 हमने पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था शारीरिक, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे मानसिक, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे स्वेगात्मक, और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था सामाजिक। अब देखिए ये चारों ही विकास के क्रम है। यानी कि शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक और सामाजिक सभी परस्पर एक दूसरे से क्या है, सहसंबंधित है। मतलब एक विकास का संबंध दूसरे विकास से होता है। मतलब यदि शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास हो रहा है तो स्वेगात्मक विकास अच्छा होगा, स्वेगात्मक विकास अच्छा हो रहा है तो सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो चारों ही क्षेत्र क्या है, एक दूसरे से सह संबंधित है। तो एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं, सह संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? सह संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि विकास जो है आपस में एक दूसरे से परस्पर सह संबंधित होते हैं। तो बात करते हैं एग्जांपल्स में। तो देखिए, शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। यदि किसी बालक का शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है, शारीरिक विकास मतलब कहने का मतलब बच्चा जब छोटा है तो उसके हाथ की उंगलियां विकसित हो गई, हाथ पैर हिलाना सीख रहा है, रोना सीख रहा है, तो धीरे धीरे उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। यही था नियम, परस्पर सह संबंधित का नियम। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि इसके अंदर बालक अपने अंगों का संचालन करता है। मतलब देखिए ये मैंने एक गुड़िया ले लिया और इसके अंदर मान लो एक बालक को सुला दिया। ये बालक सो रहा है और सोते सोते क्या करेगा, ये अपने पैरों को ऊपर ही करेगा, पैरों को ऊपर करेगा, हाथ ऊपर करेगा। और गोदलिया में अपन तो यहाँ पे झूला देते रहते हैं और झूला देते रहते हैं, बच्चा सोता रहता है। और आपने देखा होगा कि बच्चे को जैसे झूला देंगे, बालक क्या करता है, बालक अपने अंगों का समायोजन करना सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि सबसे पहले बालक अपने अंगों का समायोजन करना सीखता है। मतलब अपने हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां को हिलाता रहेगा गुडले के अंदर, आपने देखा होगा। तो पहले संपूर्ण अंग, फिर क्या करता है, विशिष्ट भाग पर ध्यान देता है। और विशिष्ट भाग पर ध्यान देते हुए धीरे 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 करके वह एकीकरण करते हुए संपूर्ण अंग का क्या करता है, संचालन करना सीखता है। तो एकीकरण का नियम आपका यही कहता है कि बालक सबसे पहले अपने अंगों का समायोजन करना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, अपने विशिष्ट अंगों पर ध्यान देता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा एकीकरण का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स है। तो एक 2 महीने का बच्चा आपने देखा होगा, 2 महीने का बच्चा आपने देखा होगा, तो सोते सोते क्या करता है, वह एक्टिविटी करता है। कैसी एक्टिविटी करता है?
तो मैंने आपको बताया था कि वो अपने हाथ पैर ऊपर करता है और अपने संपूर्ण अंगों का क्या करता है, संचालन करता है। रोता भी है, हाथ पैर भी ऊपर करता है, हिलता डुलता रहता है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जब सोता है गुठलिया के अंदर, तो इस तरीके से कई अपने अविशिष्ट अंगों की ओर भी जाता है। तो यही है एकीकरण का सिद्धांत। हमने यहाँ पे 3 सिद्धांत देखे, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर सह संबंध का सिद्धांत, और तीसरा हमने देखा है एकीकरण का सिद्धांत। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम ये कहता है साहब कि जैसे देखिए, ये बच्चा अमीर है, ये बच्चा क्या है, अमीर है, और ये बच्चा है गरीब है। मान लो ये बच्चा अमीर है और ये बच्चा गरीब है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी लग रहा होगा साहब कि ये अमीर गरीब क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर विकास अमीर की तरह होगा, इसके अंदर विकास गरीब की तरह होगा, नहीं ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि इसके हाथ की उंगलियां है तो इसके भी हाथ की उंगलियां बढ़ेगी, यदि इसके हाथ है तो इसके भी हाथ होंगे, इसके आंखें हैं तो इसके भी आंखें होंगी, सॉरी इसकी आंखें मैंने डिलीट कर दिया, इसकी भी होगी, इसके बाल है तो इसके भी बाल होंगे। तो यानी कि एक जाति के सभी जीवों में क्या होता है, विकास का निश्चित मॉडल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये अमीर है तो उसके अमीर की तरफ विकास होगा, बिल्कुल नहीं है ना। तो एक जाति के सभी जीवों में विकास का क्या होता है, एक निश्चित मॉडल होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया कि समान प्रतिमान का नियम क्या कहता है। आगे चलते हैं, निश्चित, अब देखिए निश्चित दिशा और केंद्र से सिरों की ओर सिद्धांत। निश्चित दिशा मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से बालक में विकास होता है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मस्तोपदमुखी और शिरोपदमुखी। कहने का मतलब बालक का विकास जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसका मस्तिष्क की ओर होता है। क्या होता है, मस्तिष्क की ओर होते हुए कहाँ तक जाता है, पैरों तक जाता है। इसी को अपन सिपेला इसी को अपन सिपेला कडल अवस्था भी कहते हैं। इसी को अपन सिपेला कडल अवस्था भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि सिपेला कडल अवस्था क्या है। तो बालक का विकास मस्तिष्क से लेकर पैरों की ओर जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन लिखी हुई है कि यानी कि विकास जो होता है वो मस्तिष्क मस्तिष्क से लेकर कहाँ तक जाता है, मस्तिष्क से लेकर पैरों की ओर जाता है। मस्तिष्क से लेकर पैरों की ओर जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं निकट से दूर की ओर। अब यानी कि केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत। बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चे का मैंने आपको बताया कि बच्चे का सबसे निकटतम संबंध किससे होता है, तो उसके मस्तिष्क से होता है। किससे होता है, उसके मस्तिष्क से होता है। तो निकटतम अंगों से केंद्र की परिधि की ओर जाता है, धीरे 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 करके। यानी कि बालक, यदि ये बालक है और ये बालक के हाथ है, तो हाथ होना जरूरी नहीं है, पहले हाथों का विकास होगा, फिर धीरे धीरे उंगलियों का विकास होगा। इस तरीके से बालक का विकास होता है, क्योंकि सबसे निकटतम संबंध इनका सबका क्या होता है, मस्तिष्क होता है। तो विकास का सबसे नजदीक संबंध क्या है, मस्तिष्क है। और विकास का सबसे नजदीक संबंध क्या है, मस्तिष्क है। और हाथ का विकास पहले होता है और उंगलियों का बाद में होता है। यही क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं प्रोक्सिमो डिजिटल अवस्था। इसी को क्या कहते हैं, प्रोक्सिमो डिजिटल अवस्था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिपोलो कडल अवस्था क्या थी, तो मस्तिष्क से पैरों की ओर जो विकास होता है वो सिपोला कडल अवस्था है, यानी कि मस्तिष्कोमुखी सिरोपदमुखी। अब बात करते हैं प्रोक्सिमो डिजिटल अवस्था क्या होती है। तो याद रखना कि केंद्रीय अंग कहा जाते हैं परिधीय अंगों से पहले विकसित होते हैं। केंद्रीय अंग का मतलब हाथ पहले विकसित होंगे, फिर परिधीय अंग मतलब उसकी उंगलियां धीरे 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 करके विकसित होगी। तो इस तरीके से प्रोक्सिमो डिजिटल अवस्था कहलाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। बात करते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत निश्चित होता है दोस्तों। निश्चित कैसे होता है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो विकास क्रम का सिद्धांत एकदम निश्चित ऐसे होता है कि जैसे बालक, जब मान लो 1 महीने का बालक है, 1 महीने का बालक है, तो 1 महीने का बालक क्या करता है कि पहले सोता रहता है, रोता है ना। फिर धीरे धीरे करके वो जब 4 महीने का होता है, तो धीरे धीरे करके वो अपने घुटनों के पल चलना भी सीखता है, धीरे धीरे चलना देखता है, कभी गिरता भी है, गिरते गिरते फिर जैसे जैसे बड़ा होता है बैठना सीखता है। तो कहने का मतलब ये है कि विकास क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। विकास हमेशा कैसे होगा, एक निश्चित क्रम में होगा। मतलब बालक रोएगा भी, अपने अंगों का संचालन भी करेगा, देखना भी सीखेगा, धीरे 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 करके घुटनों के बल से चलना सीखेगा, बैठना सीखेगा। तो ये सभी विकास के एक निश्चित क्रम है जो धीरे 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 करके होते हैं। तो भाषा, इसी तरह के यदि हम बात करें इनके निश्चित क्रम की, तो आपने सुना होगा LSRW। मतलब सबसे पहले बालक क्या करता है, तो सबसे पहले बालक यहाँ पे सुनता है। सबसे पहले बालक क्या करता है, सुनना। और फिर बालक क्या करता है, तो देखिए फिर बालक क्या करता है, बोलता है, स्पीकिंग।
बोलता है ना। उसके बाद बालक क्या करता है, तो बालक पढ़ता है। उसके बाद बालक पढ़ता है और उसके बाद बालक क्या करता है, तो लिखता है। तो LSRW का मतलब ये होता है कि बालक के अंदर भाषा का एक निश्चित क्रम है। निश्चित क्रम क्या है कि पहले बोलना सीखेगा, सॉरी पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और फिर लिखना सीखेगा। तो ये था LSRW, जो बालक के अंदर एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। बात करते हैं वर्तुलाकार और चक्राकार गति का सिद्धांत। देखो, वर्तुलाकार और चक्राकार गति का सिद्धांत पढ़ने से पहले आपको याद रखना है कि विकास में कभी रेखीय विकास नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, बल्कि कैसा होता है, चक्रीय विकास होता है। यदि किसी बालक के अंदर विकास हो रहा है तो वह रेखीय नहीं होगा, कैसा होगा, चक्रीय होगा। कैसे, कि आपने देखा होगा कि एक छोटा बालक होता है, तो आपने देखा एक छोटा बालक क्या होता है, जब शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था में आता है, तो शैशवावस्था में उसका विकास क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था तक उसका विकास बहुत तेजी से होता है। इसीलिए इसको आधारशिला भी कहा जाता है, बालक के विकास की आधारशिला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बालक का गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था तक इसका विकास बहुत तेजी से होता है। मतलब आपने देखा होगा कि जब शैशवावस्था से विकास होगा तो बालक का विकास तीव्र होगा, तीव्र होने के बाद वापस बालक का विकास मंद हो जाता है। तो यही होता है कि बालक का विकास रेखीय न होकर कैसा होता है, चक्रीय होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और ये भी बताया कि जैसे शैशवावस्था में विकास कैसा होता है, तो शैशवावस्था में विकास तेज गति से होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, मंद हो जाता है। तो विकास क्या होता है, चारों ओर से होता है। विकास चारों ओर से होता है, कैसे, शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक और सामाजिक, इन चारों ओर से क्या होता है, मनुष्य का विकास होता है। अब बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत में देखते हैं कि बालक पहले क्या करता है, सामान्य क्रियाएं सीखता है, और फिर क्या करता है, विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। मतलब पहले हाथ पैर हिलाना सीखता है, रोना सीखता है, और धीरे धीरे करके चलना सीखता है, बैठना सीखता है। इस तरीके से सामान्य से लेकर विशिष्ट क्रियाओं तक बढ़ता है। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं सामान्य क्रिया और विशिष्ट क्या हो सकती है। तो बालक, जैसे ये अभी एक बालक है, आप देख सकते हैं यहाँ दो कार है। बालक क्या करेगा कि इस कार, ये वाली छोटी कार है, ये वाली बड़ी कार है, ये वाली क्या है, बड़ी कार है। अब बालक क्या करेगा, जब छोटी कार को पकड़ेगा वैसे के वैसे समान क्रिया इसके ऊपर भी करेगा, क्योंकि बालक नहीं जानता कि ये भारी कार है। तो यहाँ पर बच्चा इन दोनों कारों को उठाने के लिए क्या कर रहा है, समान क्रिया करेगा, है ना। इसको नहीं पता कि कौन सी कार भारी है, कौन सी कार हल्की है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत ये कहता है, आपको मैंने बताया कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है। मतलब उसको नहीं पता होता है कि ये चीज भारी है या ये चीज हल्की है, या इनके बारे में बालक को नहीं पता होता है। लेकिन धीरे धीरे करके उसको पता चलना शुरू होता है, और फिर वह विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। मतलब जिसकी जो जरूरत है, मतलब ये भारी है तो उसके लिए वो देखते ही पहचान लेगा कि हाँ ये चीज भारी होती है, ये चीज हल्की होती है, उसको आइडेंटिफाई करना सीखता है। तो यही नियम यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बात करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण की, अंत क्रिया का सिद्धांत ये कहता है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही परस्पर क्या है, सहसंबंधित है। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण की अंत क्रिया का क्या होता है, गुणनफल होता है। वंशानुक्रम व वातावरण अंत क्रिया का होता है गुणनफल। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्या होता है इसका, गुणनफल होता है। अब बात करते हैं पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। पूर्वानुमेयता का सिद्धांत ये कहता है कि जब बालक, आपने देखा होगा जब बालक छोटा होता है तो मतलब कभी-कभी क्या होता है कि 1 साल में उसके दाँत आने शुरू हो जाते हैं। वो धीरे-धीरे बोलना भी सीख जाता है ना। कुछ बच्चे 8 या 9 महीने में भी आपने देखे होंगे कि शारीरिक क्रिया क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं। उसके अंदर शारीरिक क्रिया बहुत अधिक होती है। जैसे गुस्सा आना, है ना? अपने हाथ-पैर हिलाना, ये सभी होना। इसको देखकर ही हम भविष्यवाणी कर लेते हैं कि बालक कैसा होगा। तो दोस्तों यही था पूर्वानियमितता का सिद्धांत। और एक लास्ट हमारे पास सिद्धांत रहा है संचयी प्रक्रिया का सिद्धांत। संचयी प्रक्रिया ये प्रक्रिया कहती है कि बालक के अंदर कई परिवर्तन आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते हैं। और जब परिवर्तन आते हैं तो उनके अंदर अनेक परिवर्तनों का योग भी होता है। मतलब धीरे धीरे करके उनके अंदर परिवर्तन बढ़ते चलते हैं। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, बिल्कुल संचयी प्रक्रिया है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक आने तक विकास क्या हो जाता है, आजीवन चलता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि रुक जाती है। तो विकास संचयी प्रक्रिया है, क्योंकि विकास में दिखाई देने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, अनेक परिवर्तनों का योग होते हैं। बालक कई चीजों को देखकर सीखता है, धीरे धीरे करके उसके अंदर विकास बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से ये संचयी प्रक्रिया का सिद्धांत पूरा होता है, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे टॉपिक भी क्लियर होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।